स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और 5 नए मंत्रियों में खजान दास, भरत चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली है। लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले धामी सरकार ने कैबिनेट की सभी खाली सीटें भर दी हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ विस्तार है या फिर चुनावी रणनीति का बड़ा दांव है? क्या इससे सत्ता पक्ष को मिलेगा फायदा और क्या खत्म होंगी अंदर खाने की खींचतान? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार लंबे समय से सियासी बहस का केंद्र बना हुआ था। 2022 में सरकार गठन के वक्त ही 3 सीटें खाली छोड़ दी गई थी और इसके बाद हालात ऐसे बने कि ये संख्या बढ़कर 5 तक पहुंच गई। 2023 में मंत्री चंदन रामदास के निधन और 2025 में प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। दोनों मंत्रियों के अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी खुद मुख्यमंत्री को संभालनी पड़ी, जिससे कई बार विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका भी मिला। अब चुनावी साल में 5 नए चेहरे को कैबिनेट में शामिल करना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक साफ सियासी मैसेज भी माना जा रहा है कि बीजेपी अब हर मोर्चे पर चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। दरअसल कैबिनेट विस्तार का मुद्दा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी राजनीतिक चुनौती बना रहा। दिल्ली के दौरों के साथ हर बार ये सवाल उठता रहा कि आखिर विस्तार कब होगा और किसे मौका मिलेगा। लेकिन अब जब विस्तार हो चुका है तो इसे हाईकमान की रणनीतिक मंजूरी के तौर पर देखा जा रहा है। ये कदम पार्टी के अंदर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के साथ ही संभावित असंतोष को शांत करने की कोशिश भी माना जा रहा है। सभी केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ। जो जिम्मेदारी एक पार्टी के रूप में कभी मिली है उसका निर्वहन किया है, अब ये जिम्मेदारी इसका भी निर्वहन कर। माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको ये दायित्व सौंपा है, ये जिम्मेदारी दी है। चुनौतियों का सामना करना हमारा काम है। हमने चुनौतियों से इस राज्य को भी बनाया और जो भी हमारी सरकार ने विकास का रोड मैप तैयार किया है, उस रोड मैप के हिसाब से हम काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी नेतृत्व का, संगठन का, अपने माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया और ये जिम्मेदारी मुझे दी। जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूँगा और सेवा के रूप में कार्य करूँगा और जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं करी हैं, उनको हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसा संकल्प हम लोग लेंगे। मैं बहुत इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और चुनौतियां तो आते रहती है, उसका निभाने की हम लोग कोशिश करेंगे और बहुत सारे काम प्रदेश में करने हैं बाकी, और काफ़ी काम कुछ हुए भी है और लोगों की जो दिक्कतें होगी उस दिक्कतों में भी खरा उतरने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम टीम भावना के तहत हम प्रदेश में काम करेंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद अगले कुछ दिनों में पार्टी संगठन के सक्रिय वर्कर्स को भी सरकार में दायित्व देने की तैयारी है। जानकार कहते हैं कि इसके बाद बीजेपी सरकार और संगठन पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में कूद जाएगी। नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ये कैबिनेट विस्तार चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इसके बाद अब मंत्रियों के विभागों को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पहले से चले आ रहे मंत्रियों के विभागों से छेड़खानी नहीं होगी। नए मंत्रियों में मदन कौशिक को शहरी विकास मिल सकता है, राम सिंह कैड़ा को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है, खजान दास को समाज कल्याण विभाग दिया जा सकता है, भरत सिंह चौधरी को मिल सकता है ट्रांसपोर्ट विभाग,
प्रदीप बत्रा को पेयजल विभाग का दायित्व मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुराने मंत्रियों से नहीं होगी छेड़छाड़, जो नए मंत्री हो सकते हैं कार्यभार संभालने वाले प्रस्तावित नाम वो हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में शुक्रवार को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुटकी ली है कि जिन 5 बीजेपी विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनमें से 3 कभी कांग्रेस में रहे। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कमेंट किया है कि बीजेपी के कोर वर्कर दरियां बिछाएं। इस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि जो बीजेपी के टिकट पर जीते हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। हो सकता है कि कभी कांग्रेस में रहे हों, लेकिन इस बात का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, अभी वो बीजेपी में है। फिलहाल जिस कार्य को करते आ रहे हैं वो दरी बिछाने वाला काम वो बदस्तूर जारी रखें और मंत्री बनने का जब नंबर आएगा तो अन्य दलों से आए हुए लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये संदेश उनके लिए है। बहरहाल सभी लोगों को मंत्री पद की जो बने हैं उनको बधाई, और उम्मीद करता हूं कि अब गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ये सरकार। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहें साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं, और भाजपा में आकर आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में हरिद्वार जिले से 2 मंत्री बनाए गए हैं और दोनों का ही अपने गृह क्षेत्र पहुंचने का जोरदार स्वागत हुआ है। हरिद्वार के खन्ना नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। यहां सभी कार्यकर्ता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए आतिशबाजी कर खुशियां जाहिर की। वहीं रुड़की पहुंचे मंत्री प्रदीप बत्रा का भी स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदीप बत्रा का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और उत्तराखंड विधानसभा में भी पिछले 4 साल से बंद पड़े कमरे अब तैयार किए जा रहे हैं। 5 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेते ही अब विधानसभा में भी उनके शासकीय कार्य के लिए कमरे तैयार करवाए जा रहे हैं। व्यवस्था में लगे कर्मचारी बताते हैं कि पिछले काफी समय से कमरे बंद थे, इसलिए सामान को व्यवस्थित किया जा रहा है। एक्सपेंशन होते ही अब विधानसभा में साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। जो कमरे पिछले 4 साल से बंद पड़े थे उनको अब यहाँ पर चमकाया जा रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये कुर्सियां भी धूल फांक रही थी, इंतजार कर रही थी कि कोई इन पर भी आके बैठे। कमरे बंद पड़े थे क्योंकि धामी कैबिनेट में जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाया था। तो जैसे ही आज सुबह शपथ ली नए मंत्रियों ने, उसके बाद विधानसभा में भी साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। जो व्यवस्था देख रहे हैं विधानसभा में वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मुकेश पटवाल। मुकेश जी, तो अब कितने कमरे चमका दिए? हमने लगभग 5 कमरे 5 कमरे चमका दिए हैं। क्या क्या देख रहे हैं? पिछले 4 साल से तो बंद पड़े रहे होंगे। वैसे हम हर मंथ में करवाते हैं इसको, लेकिन अब काफी दिन हो गए थे, तो फिर अब जैसे ही मंत्री बने तो फिर शुरू हो गई है साफ सफाई। तो ये आप देखिए कि विधानसभा में जो कमरे पिछले 4 साल से कह सकते हैं कि बंद पड़े थे, वहां अब साफ सफाई का काम जो है वो जोर शोर से चल रहा है। आपको दिखा भी देते हैं। एक 116 नंबर का ये कमरा जो कि यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और इसके अलावा सुबह से ही यहाँ पर साफ सफाई चल रही थी। ये दूसरा कमरा भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो कमरे हैं वो यहाँ पर अब तैयार किए जा रहे हैं ताकि जो नए मंत्री बने हैं वो अपना कार्यभार यहाँ पर आए, संभालें और विधानसभा में चार्ज लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर ये कमरे तैयार करवाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।
हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में सरकार के 4 साल पर आयोजित होने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा को हल्द्वानी में संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 साल में राज्य में ऐतिहासिक काम किए और इस कार्यक्रम से नई ऊर्जा मिलेगी। जनता पार्टी की सरकार के दूसरी सरकार 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर कल कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी का कल हम सब लोगों को यहाँ पर उनका सानिध्य भी मिलने वाला है, उनका उद्बोधन भी प्राप्त होगा और रक्षा मंत्री जी का उत्तराखंड की जनता से पहले से ही बहुत लगाव है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश था उत्तराखंड उसी का हिस्सा होता था हमारा राज्य भी, तो सही उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर तेजी के साथ खिसक रहे हैं। कंचनगंगा के पास पूरी नदी में ग्लेशियर गंगा की तरह बह रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से पहाड़ से बर्फ फिसलकर नीचे सड़क पर आ गिरे हैं। इस सड़क से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य में लगे हुए कर्मचारी निकल रहे थे और रास्ता बंद होने की वजह से ये सभी कर्मचारी वापस बद्रीनाथ धाम लौट आए। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 3 फीट बर्फ जमा हो चुकी है और लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में मास्टर प्लान में लगे हुए 200 से अधिक कर्मचारी और श्रमिक फंस गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में पीछे अगर बात करें तो कंचनगंगा में भारी बर्फबारी होने की वजह से मार्ग बाधित हो गया। ऐसे में सभी कर्मचारी और श्रमिकों को वापस बद्रीनाथ भेज दिया गया। हालांकि सभी लोग सेफ हैं और भारी बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में विद्युत व्यवस्था भी ठप हो गई है। चक्राता क्षेत्र में भी एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। नीचे इलाकों में सुबह से बारिश देखने को मिली। चक्राता के लोखंडी और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिली है। ऐसे में बीते दिनों जहां लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी, वहीं अब ठंड का एहसास शुरू हो गया है। मार्च के अंतिम दिनों में हुई बर्फबारी से किसानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी पश्चिम बंगाल चुनाव में काफी एक्टिव हैं। अनिल बलूनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक मीडिया वर्कशॉप को संबोधित किया और कहा कि बंगाल की जनता ने अब डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। अनिल बलूनी ने कहा कि ममता बनर्जी की कटमनी, करप्शन और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से बंगाल की जनता त्रस्त है और इस बार राज्य की जनता ने तृणमूल सरकार को उखाड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। हरिद्वार में सरकारी स्कूल के छात्रों से लकड़ी ढुलाई कराने पर प्राइमरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका को सस्पेंड किया गया। बहादुराबाद ब्लॉक के अजीतपुर गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का मिड डे मील के लिए लकड़ी की गठरी सिर पर ढोने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद डीएम मयूर दीक्षित ने मामले का संज्ञान लिया, जांच के निर्देश दिए। प्रथम दृष्टया प्राइमरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका सरस्वती चौहान की लापरवाही उजागर होने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने जानकारी दी कि मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है। और देहरादून के ढालनवाला क्षेत्र में नशे में धुत इनोवा चालक का खौफनाक तांडव देखने को मिला है। डीएल कट से तेज रफ्तार और लापरवाही से आई कार ने पहले एक कार को टक्कर मारी है, फिर भागते हुए स्कूटी और बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें इलाज के दौरान रोहित की मौत हुई है।
जबकि दूसरे घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेकाबू इनोवा ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और ओल्ड सर्वे रोड स्थित एक घर का गेट तोड़ते हुए अंदर जा घुसी, जहां खड़ी कार और स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और देहरादून में तेज रफ्तार एक बार फिर से जानलेवा साबित हुई। डालनवाला में गुरुवार रात ओवर स्पीडिंग का कहर देखने को मिला है। हैरानी की बात यह है कि सख्ती के बावजूद सड़क हादसों में देहरादून टॉप पर बना हुआ है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पिछले 2.5 महीनों में देहरादून के 80 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं। इनमें 33 लोगों की मौत और 85 से अधिक घायल हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले हादसों में 17% का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी वजह है तेज रफ्तार और लापरवाही। देहरादून ही नहीं, उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और टिहरी में भी हादसों का ग्राफ बढ़ा है। जानकारों के मुताबिक ओवर स्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग इसके पीछे बड़ी वजह है। गुरुवार रात डालनवाला में तेज रफ्तार कार चालक ने एक घर का लोहे का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गया। जो दुर्घटनाएं हुई हैं, आप सही बता रहे हो, कुछ मेजर दुर्घटनाएं विगत 1 महीने में हुई हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है और ये बड़े ग्रेव एक्सीडेंट हैं, मतलब खतरनाक दुर्घटनाएं हैं। तो हमारा विभाग तो पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि लोग गलियों में या रात को कहीं भी ओवर स्पीडिंग कर ले रहे हैं। तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चेकिंग और बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। एल्कोमीटर से जांच हो रही है, लेकिन लोग नियम मानने को तैयार नहीं है। ओवर स्पीडिंग इस बड़ी वजह है इसकी, और इसके साथ साथ जो नेग्लिजेंस होता है ड्राइवर का, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। और हमने जो है शहर के चारों तरफ हमारे ओवर स्पीडिंग कैमरे लगे हैं, उसमें लगातार हम चालान भी इशू कर रहे हैं लोगों को। तेज रफ्तार की ये लापरवाही सड़क को हर दिन और खतरनाक बना रही है। जान बचाना किस्मत पर निर्भर हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुद्रपुर में शुक्रवार को मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से 11 लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के रामपुरा और सुभाष नगर कॉलोनी के रहने वाले कुछ लोग जिला अस्पताल में सुबह 10 बजे से उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर पहुंचे थे। देखते ही देखते अस्पताल में 11 मरीज भर्ती हो गए। डॉक्टरों की टीम ने जब मरीजों से बात की तो पता चला कि मरीजों ने व्रत रखा हुआ है और उन्होंने कुट्टू के आटे से बना भोजन किया। 5 मरीजों को ओपीडी में इलाज के बाद घर भेजा गया, जबकि 6 मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। ये पेशेंट लोग लगभग 10 बजे से आना चालू हो गए थे और पता चला इन लोग को देखने से उल्टी दस्त की शिकायत लेकर के आए कि जी घबराना, चक्कर आना, उल्टी होना, साथ ही साथ इन लोग की लूज मोशन यानी दस्त का होना। ये कंप्लेन लेकर के हमारे पास सुबह सुबह 5-6 पेशेंट आने लगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद अब इंडो चाइना ट्रेड भी शुरू होने जा रहा है। पूरे 6 साल के इंतजार के बाद भारत और चीन व्यापार बहाल करने पर राजी हुए हैं। ट्रेड बहाल होने से सबसे ज्यादा राहत बॉर्डर के उन व्यापारियों को मिलेगी जिनकी रोजी रोटी दशकों से इसी व्यापार से चल रही थी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। 2019 में भारत चीन के बिगड़ते रिश्तों की गाज कैलाश मानसरोवर यात्रा पर तो पड़ी, साथ ही दोनों देशों के बीच होने वाला स्थानीय व्यापार भी पूरी तरह बंद हो गया। भारत चीन के बीच स्थलीय व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और हिमाचल के शिपली लात दर्रे से ही होता है, लेकिन 2019 तक लिपुलेख दर्रे से ही सबसे अधिक कारोबार होता रहा था। ऐसे में इस बॉर्डर पर बसे दर्जनों गांवों के लिए ये ट्रेड खासा मायने रखता है। पूरे 6 साल के इंतजार के बाद भारत और चीन इस ट्रेड को बहाल करने पर राजी हुए हैं। इंडिया चाइना ट्रेड जो इसका रिजम्पशन होना है और इसको जून के प्रथम वीक से स्टार्ट किया जाना प्रस्तावित है, तो उसी के क्रम में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हम लोग के द्वारा की गई थी। ये प्रिपरेटरी एक मीटिंग है और इसमें सभी
एक दौर था जब ये ट्रेड पूरी तरह खुला था। भारत के व्यापारी आसानी से चीन से सामान लाते थे, लेकिन तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद इस पर रोक लग गई। 1992 में दोनों मुल्कों की रजामंदी से पहली बार ट्रेड शुरू हुआ था, लेकिन 2019 में लद्दाख में हुई सैनिकों की झड़प के बाद इस पर फिर रोक लग गई। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से सटे गांवों के लिए ये ट्रेड खासा मायने रखता है। बॉर्डर के दर्जनों गांव सदियों से इसी ट्रेड के जरिए अपने लिए साल भर की रोजी रोटी का जुगाड़ करते आए हैं। आपका जो पलायन रुका था भारत चीन व्यापार की वजह से रुका था, आज तो पर्यटन की उससे भी है, लेकिन उस समय क्या था कि भारत चीन व्यापार की वजह से वहाँ के लोग अपना जो भी रोजगार स्वरोजगार करते थे, फिर वह अपने उस भारत चीन व्यापार के माध्यम से उसको बेचते थे, बिक्री करते थे, लाते थे। इंडो चाइना ट्रेड को हरी झंडी मिलने के साथ ही इसकी तैयारियां भी तेज होने लगी हैं। इसी साल जून के पहले हफ्ते से ट्रेड शुरू हो जाएगा। पिथौरागढ़ प्रशासन ने ट्रेड के लिए ट्रेड पास, कस्टम, बैंकिंग और सुरक्षा के इंतजामों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। 2019 में इस ट्रेड में भारत की ओर से 265 व्यापारियों ने हिस्सेदारी की थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी सत्र से शुरू होने जा रही है। हल्द्वानी के गोल पार्क में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी युवाओं को खेल के क्षेत्र में पढ़ाई और करियर के नए अवसर देगी। देखिए। देश की 7वीं और उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शुरुआती चरण में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे 3 प्रमुख कोर्स संचालित किए जाएंगे। पहले ही साल करीब 150 छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह से हम जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है और हमें नई जमीन मिल गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें फॉरेस्ट से उस जमीन का क्लियरेंस मिल गया है और वो हम लोग जमीन जल्दी ही ले लेंगे और उसके बाद उस पर भव्य हमारा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बनेगा और हम तब तक अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रा से हम क्लासेस कैसे शुरू कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। कोर्सेज क्या होंगे, बैचलर के कोर्स क्या होंगे, सर्टिफिकेट कोर्स क्या होंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित गोल पार्क में बनाई जानी है। हालांकि जब तक स्थायी भवन तैयार नहीं होता तब तक अस्थायी भवनों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि अब उन्हें खेल से जुड़ी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। सर, पहले हम बहुत दूर दूर जाते थे, अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता था, ट्रैवलिंग का भी अलग खर्चा, फिर उसके बाद उधर मिले ना मिले अपॉर्चुनिटी वो उसका ज़्यादा होता था। तो अभी हमारे स्टेट में खुलेगी तो थोड़ा ये रहेगा कि हमको थोड़ा मौका मिलने का। फ़ायदा तो हमें बहुत मिलेगा सर, क्योंकि उत्तराखंड भी डेवलप हो रहा है और हल्द्वानी में हमारे पास पे ही मैं पिथौरागढ़ से जैसे तो हल्द्वानी हमारे पास में पड़ेगा तो हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा तो और फ्री में हमें मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ फ्री में मिली है तो मैं बहुत फ़ायदा होगा सर। सर आगे जैसे अभी ये हल्द्वानी में यूनिवर्सिटी खुली है तो मेरी इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसकी फर्स्ट बैच में आना चाहूँ और आशा है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि सीट मुझे मिले पहले बैच की। हल्द्वानी के गोल पार्क में बनने वाली ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी न सिर्फ खिलाड़ियों को नई दिशा देगी बल्कि खेल से जुड़े कई अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। ऐसे में ये यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के खेल भविष्य को नई उड़ान देने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।